हेलो दोस्तों, मैं आनंद कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का यूनिवर्सल बायोलॉजी चैनल पर। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 अम्ल, क्षारक और लवण। इस चैप्टर में हम लोग अभी तक समझ चुके हैं कि अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, लवण क्या होता है। अम्ल का भौतिक गुण और रासायनिक गुण भी समझ गए, क्षार का भौतिक गुण और रासायनिक गुण भी समझ गए। जो पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं वो पीछे का वीडियो देख लीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे लवण के बारे में। हम लोग को 6 लवण है पढ़ने के लिए। एक है साधारण नमक, दूसरा है ब्लीचिंग पाउडर, तीसरा है प्लास्टर ऑफ पेरिस, चौथा हो जाता है वॉशिंग सोडा, फिर अगला हो जाएगा खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा, और फिर हो जाएगा कॉस्टिक सोडा। तो 6 लवण पढ़ेंगे। आज हम लोग 3 लवण कंप्लीट करेंगे। आज हम लोग साधारण नमक, ब्लीचिंग पाउडर और प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में जानेंगे कि उसको कैसे बनाया जाता है, उसका क्या उपयोग होता है। तो पहला लवण हम लोग स्टार्ट करते हैं साधारण नमक। हमारे पास एक क्वेश्चन है कि साधारण नमक या सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना, साधारण नमक या सोडियम क्लोराइड बनाने की विधि बताना है और इसका 2 उपयोग बताएंगे, ठीक है ना। तो साधारण नमक बनाने का क्या विधि है। सबसे पहले जो भी लवण पढ़ेंगे उसका फॉर्मूला वगैरह सब देख लेंगे, रासायनिक नाम, सामान्य नाम, ये सब पहले देख लेंगे। तो साधारण नमक का अणुसूत्र होता है NaCl। इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। NaCl को कहते हैं सोडियम क्लोराइड। यानी हमारे घर में जो नमक है वो क्या है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना, सोडियम क्लोराइड। इसका सामान्य नाम होता है साधारण नमक। नमक को बनाने की क्या विधि है, तो बोलेंगे, लिखेंगे बनाने की विधि। नमक को हम लोग 2 विधि से बनाएंगे। एक प्रयोगशाला विधि और एक व्यापारिक विधि। दूसरा व्यापारिक विधि। अगर हम नमक को प्रयोगशाला में बनाएं तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। 1 केजी नमक बनाने में हो सकता है कि 500-700 रुपया खर्च हो जाएगा। तो जब हम नमक बेचेंगे तो 500-700 रुपया से ज़्यादा महंगा करके बेचेंगे, कोई खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। 10-20 रुपया किलो बहुत सारा नमक मिलता है। इसलिए प्रयोगशाला का सिर्फ विधि हम लोग जानेंगे, व्यापार नहीं कर सकते हैं। प्रयोगशाला में नमक को बना करके बेच नहीं सकते हैं, कोई नहीं खरीदेगा उतना महंगा। व्यापारिक विधि में हम लोग समुद्र के जल से नमक को प्राप्त करते हैं। प्रयोगशाला में कैसे बनाएंगे, 2 चीज़ के बीच में विक्रिया करा देना है। एक सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब प्रयोगशाला में सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया कराते हैं तो अभिक्रिया के बाद बन जाएगा साधारण नमक NaCl और बन जाएगा जल। तो ये जो साधारण नमक बना, यही है साधारण नमक। यही हो गया साधारण नमक। ये नमक जल के साथ बनता है, मतलब जल में घुला हुआ रहेगा। इस पानी का वाष्पन कर देंगे तो पानी वाष्प बन करके उड़ जाएगा और हमको नमक का दाना प्राप्त हो जाएगा। प्रयोगशाला विधि यही है। सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया कराने पर प्रयोगशाला में साधारण नमक प्राप्त होता है। साथ ही साथ जल भी बनेगा। इस जल में ये नमक घुला हुआ रहेगा। पानी का वाष्पन करेंगे, पानी वाष्प बन करके उड़ जाएगा, लेकिन नमक का कण बैठा हुआ नीचे रह जाएगा। प्रयोगशाला विधि यही है।
यानी प्रयोगशाला में अगर नमक बनाना चाहते हैं तो हमको क्या क्या चाहिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल चाहिए, तब जा करके अभिक्रिया कराएंगे अभी, और अभिक्रिया के बाद बन जाएगा नमक। लेकिन ये विधि थोड़ा सा महंगा हो जाता है, इस विधि से नमक बना करके हम बेच नहीं सकते हैं, व्यापार नहीं कर सकते हैं। तो हमारे घरों में जो नमक होता है, जो हम मार्केट से नमक खरीदते हैं, वो नमक प्रयोगशाला में बनाया हुआ नहीं है। जो हम लोग यूज करते हैं नमक, वो समुद्र के पानी से प्राप्त किया जाता है। समुद्र के पानी में काफ़ी अधिक मात्रा में नमक घुला हुआ है। समुद्र के पानी को एकत्रित किया जाता है और कुछ प्रोसेस के द्वारा उस पानी का वाष्पन किया जाता है। शुद्ध पानी वाष्प बन करके उड़ जाएगा और जो नमक होता है वो नीचे बैठा हुआ रह जाएगा। और इसी तरीके से व्यापारिक विधि में हम कहाँ से प्राप्त करेंगे? समुद्री जल का वाष्पन करके, समुद्री जल का वाष्पन करके नमक प्राप्त कर लिया जाता है। ठीक है, समुद्र के पानी में नमक घुला रहता है, समुद्र के पानी का वाष्पन करते हैं, पानी वाष्प बन करके उड़ जाएगा, नमक बचा हुआ रह जाएगा। हालांकि साधारण नमक के साथ कुछ कुछ और भी यौगिक रहेगा, उसको कुछ प्रोसेस के द्वारा हटा दिया जाएगा और जो साफ NaCl जो शुद्ध नमक होता है उसको फिर पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। तो सस्ता पड़ता है, इसलिए हमको 10-20 रुपया किलो नमक मिल जाता है। नमक बनाने की विधि हो गया। नमक का उपयोग, नमक का उपयोग, नमक का क्या क्या उपयोग है, ठीक है ना। तो नमक का एक तो उपयोग हम लोग सब्जी बनाएं, दाल बनाएं, विभिन्न प्रकार का खाने पीने का जो चीज़ बनाते हैं, ठीक है ना, उसमें हम लोग यूज़ करते हैं। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में लिखेंगे विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में, यानी कि सब्जी हो गया, दाल हो गया, सलाद वगैरह सब में हम उस नमक का यूज़ करते हैं। नमक के बिना तो सब कुछ फीका हो जाएगा, सारा खाना पीना ही फीका हो जाएगा। तो नमक का काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। दूसरा, अचार के परिरक्षण में, अचार के परिरक्षण में, परिरक्षण का मतलब होता है अधिक समय तक सुरक्षित रखना। अचार जब बनाया जाता है तो उसमें ज़्यादा मात्रा में नमक दिया जाता है। वो जो ज़्यादा मात्रा में नमक दिया जाता है, नमक का गाढ़ा गाढ़ा घोल हो जाता है, उससे उस अचार पर सूक्ष्मजीव का आक्रमण नहीं हो सकता है। अगर अचार में नमक का मात्रा कम दिया जाए तो उसके ऊपर सूक्ष्मजीव अटैक करेगा और अचार को ख़राब कर देगा। लेकिन अचार में नमक ज़्यादा मात्रा में दिया जाता है ताकि नमक के ऊपर, अचार के ऊपर सूक्ष्मजीव का आक्रमण ना हो और अचार सालों तक सुरक्षित रह सके, अधिक समय तक सुरक्षित रह सके और हम उसका यूज करते रहें। तो नमक का उपयोग हो गया। अब कुछ कुछ इम्पोर्टेंट सब लाइन को समझना है। एक होता है आयोडीन युक्त नमक। साधारण नमक में आयोडीन का यौगिक मिक्स किया जाता है। एक है पोटेशियम आयोडाइड और एक है पोटेशियम आयोडेट KiO3। पोटेशियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडेट को मिलाकर साधारण नमक को आयोडीन युक्त बना दिया जाता है। को मिलाकर नमक को आयोडीन युक्त बनाया जाता है। ये लाइन समझ में आया? नमक में आयोडीन मिक्स किया जाता है ना, तो शुद्ध आयोडीन मिक्स नहीं किया जाता है, आयोडीन का यौगिक मिलाया जाता है। कौन कौन? पोटेशियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडेट। यहाँ आयोडीन है ना, इसमें भी आयोडीन है ना, तो पोटेशियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडेट को नमक में मिला करके नमक को बना दिया जाता है आयोडीन। और ये जो आयोडीन युक्त नमक हम लोग खाते हैं, इससे हमारे शरीर को आयोडीन की प्राप्ति होती है। और आयोडीन हमारे शरीर के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आयोडीन की कमी से घेघा या ग्वाइटर रोग होता है, जिसमें थायराइड ग्लैंड फूल करके गले में बाहर की ओर लटक आता है। अगर हम आयोडीन युक्त नमक खाते रहते हैं, आजकल सब कोई आयोडीन युक्त नमक ही खाता है, इसलिए घेघा बीमारी आजकल कम देखा जाता है। पुराने ज़माने में आयोडीन युक्त नमक उतना था नहीं, तो लोगों के शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती थी और घेघा बीमारी ज़्यादा देखा जाता था। तो आयोडीन युक्त नमक इसी तरीके से बनाया जाता है। इसके बाद
अगर हम नमक को खुले वायुमंडल में छोड़ दें तो कुछ समय के बाद उस नमक में पानी आ जाता है, मतलब नमक पसीजता है। तो नमक कैसे पसीजता है, इसका क्या कारण है? तो मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 नामक कुछ अशुद्धि होता है। मैग्नीशियम क्लोराइड नाम का कुछ जो है ना यौगिक अशुद्धि के रूप में नमक में मौजूद रहता है। जो पुराने ज़माने में जो बिल्कुल सस्ता वाला नमक आता था, 2 रुपया किलो वाला जो नमक आता था, उसमें आयोडीन भी नहीं रहता था, उसमें अशुद्धि ज़्यादा रहता था, वो ज़्यादा पसीजता था। आजकल का नमक तो फिर भी थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी का होता है, तो पसीजता तो कम ही है। तो नमक में मैग्नीशियम क्लोराइड अशुद्धि के रूप में पाया जाता है, और ये मैग्नीशियम क्लोराइड एक प्रस्वेदी पदार्थ है। प्रस्वेदी पदार्थ है, और ये प्रस्वेदी पदार्थ का मतलब है कि ये वायु से नमी अवशोषित करता है। वायु से नमी अवशोषित करता है। और अगर नमक का पैकेट खुला रह गया, नमक का डब्बा खुला रह गया, तो नमक में अशुद्धि के रूप में मैग्नीशियम क्लोराइड होता है। ये हवा से नमी को अवशोषित कर लेता है और नमक उस पानी में घुलने लगता है। तो इसके वजह से नमक पसीजता है। नमक पसीजता है। नमक पसीजने का कारण क्या है? वो है मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या ये बात समझ में आ गया? पहला लवण हो गया कंप्लीट। दूसरा लवण हम लोग देखते हैं। अगला लवण हम लोग पढ़ते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण, या विरंजक चूर्ण, ये क्या होता है, कैसे बनता है, इसको जरा हम लोग देख लेते हैं। कभी कभी पानी में अगर कुछ कीटाणु वगैरह सब है, बैक्टीरिया वगैरह सब है, तो उसको मारने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है। सप्लाई वाला पानी आता है ना शहरों में, अभी तो गांव-गांव में पानी आने लगा, तो सप्लाई वाला जो पानी आता है उसमें ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है। कभी हम लोग देखते हैं कि खेत में फसल पर अगर कीड़ा मकोड़ा लग गया तो ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कर दिया जाता है, क्योंकि वो कीड़ा मकोड़ा को मार देता है। आम के पेड़ पर अगर चींटी चढ़ रही है तो चींटी को चढ़ने से रोकने के लिए आम के तना के निचले भाग में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कर दिया जाता है, ताकि चींटी उसके ऊपर ना चढ़े। ब्लीचिंग पाउडर कीटाणुनाशक होता है। ब्लीचिंग पाउडर से कपड़ा भी साफ़ किया जाता है। अगर कपड़ा में कुछ ऐसा दाग लग गया जो कि नॉर्मल साबुन सबसे साफ़ नहीं होता है, तो वहाँ ब्लीचिंग पाउडर से अगर रगड़ करके साफ़ किया जाए तो साफ़ हो जाएगा। अगर और बेहतर रिजल्ट चाहिए तो फिर ब्लीचिंग पाउडर के साथ थोड़ा सा नींबू का रस भी अगर डाल दिया जाए और उसके बाद घिस दिया जाए कपड़ा को, तो हर तरह का दाग वहाँ से निकल जाएगा, उड़ जाएगा दाग, ख़त्म हो जाएगा दाग। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर एक पाउडर होता है, ठीक है ना। ब्लीचिंग पाउडर वाइट कलर का, तो हल्का वो पूरा चमक नहीं होता, उसमें हल्का भद्दा कलर होता है, लेकिन कि वाइट ही होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का अनुसूत्र होता है CaOCl इंटू Cl, या एक और फॉर्मूला यूज किया जाता है CaOCl2, CaOCl इंटू Cl या फिर CaOCl2। इसका रासायनिक नाम है, इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, ऑक्सीक्लोराइड। इसका सामान्य नाम, इसका सामान्य नाम क्या है? तो यही ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण। ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण, विरंजक का मतलब होता है रंग, वो दाग वगैरह सब उड़ाने वाला, ठीक है ना, दाग रंग ये सब उड़ाने वाला विरंजक, ब्लीचिंग पाउडर। कैसे बनाएंगे? बनाने की विधि, बनाने की विधि, ब्लीचिंग पाउडर को कैसे बनाएंगे? तो हम क्या करते हैं, चूना लेते हैं। चूना, एक बर्तन लेंगे, एक बर्तन ले लिए, बर्तन में चूना ले लिए। चूना का ये सब टुकड़ा है, कैल्शियम ऑक्साइड। चूना क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड ले लिए, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। इसके ऊपर हल्का पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं देना है, उतना भी पानी नहीं देना कि बह जाएगा। हल्का हल्का पानी देंगे तो अभिक्रिया होगा, अभिक्रिया होकर बना लेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल 2। क्या बना लिया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम कहेंगे शुष्क बुझा हुआ चूना। कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं कली चूना। इसके ऊपर पानी दिए तो ज़्यादा पानी दे देंगे तो वो चूना का घोल बन जाएगा, हल्का पानी देंगे तो सूखा सूखा टाइप का रहेगा, और इसको हम कहेंगे शुष्क बुझा हुआ चूना। शुष्क बुझा हुआ चूना। और इसका टेम्परेचर हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि पानी चूना के ऊपर जब पानी देते हैं तो ये उष्माक्षेपीय विक्रिया है। आप सब देखे होंगे कि जब चूना के ऊपर पानी देते हैं तो वो पानी खौलने लगता है। पानी खौलने लगा मतलब वहाँ उष्मा मुक्त हुआ, और इतना उष्मा मुक्त हुआ कि पानी खौलने लगा, मतलब वहाँ का टेम्परेचर 100 डिग्री ज़रूर हो जाता है। तो चूना के ऊपर हम पानी दिए और वो हल्का पानी देंगे, थोड़ा शुष्क बुझा हुआ चूना बनाते हैं, और इस शुष्क बुझे हुए चूने का टेम्परेचर होगा लगभग 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जैसे इसको हम छोड़ देंगे तो धीरे धीरे ये ठंडा होने लगेगा। इसमें हम एक थर्मामीटर लगा देंगे, यहाँ एक थर्मामीटर लगा देते हैं, टेम्परेचर चेक करते रहेंगे। 100 डिग्री सेल्सियस, कुछ समय बीता, टेम्परेचर घटा 90 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री, 70 डिग्री, 50 डिग्री, घट के हो गया 40 डिग्री। तो जैसे ही इस चूना का टेम्परेचर हो जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस, बस इसके ऊपर डाल देना है क्लोरीन गैस का फुहारा। क्लोरीन गैस इसके ऊपर डाल देंगे। इसके ऊपर हम क्लोरीन गैस डालेंगे 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। इसको इधर मिटाएंगे, ठीक है ना, इसको हम मिटा देते हैं, इसको मिटाएंगे, ये समीकरण बस उधर का ही रहेगा। तो हम क्या करते हैं, पहले कली चूना पर, सूखा चूना पर हल्का पानी दे करके उसको हम शुष्क बुझा हुआ चूना बना देते हैं। इसका टेम्परेचर रहेगा ज़्यादा, जैसे जैसे ठंडा होते जाएगा, जैसे इसका टेम्परेचर हुआ 40 डिग्री सेल्सियस, बस 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इस चूना के ऊपर क्लोरीन गैस का फुहारा छोड़ेंगे। जैसे ही क्लोरीन गैस का फुहारा छोड़ेंगे तो अब ये शुष्क बुझा हुआ चूना और क्लोरीन आपस में करेगा अभिक्रिया करके बना लेगा यहाँ पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर बना लेगा। तो CaOCl इंटू Cl, और जलवाष्प मुक्त होता है, जलवाष्प कुछ मात्रा में मुक्त हो जाएगा, और यही बन गया ब्लीचिंग पाउडर, यही बन गया ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है ना, ये बन गया ब्लीचिंग पाउडर। तो बनाने का क्या विधि है, शुष्क बुझे हुए चूना पर 40 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर ब्लीचिंग पाउडर बनता है। ब्लीचिंग पाउडर को बनाने का विधि क्या है, शुष्क बुझे हुए चूना पर 40 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर ब्लीचिंग पाउडर बनता है। क्या यह समीकरण समझ में आ गया? ब्लीचिंग पाउडर को बनाने का यही तरीका है। इसके बाद इसका क्या उपयोग है, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग देख लेते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग है, पहला कपड़ा साफ करने में, कपड़ा साफ करने में, कपड़ा साफ करने में। दूसरा कीटाणुनाशक के रूप में, कीटाणुनाशक, बैक्टीरिया सब को मारने में कीटाणुनाशक के रूप में। तीसरा पानी यानी जल को संक्रमण रहित, जल को संक्रमण रहित बनाने में, यानी पानी में अगर बैक्टीरिया वगैरह सब है वो संक्रमण फैला सकता है, बीमारी फैला सकता है, तो उस पानी में अगर हम ब्लीचिंग पाउडर थोड़ी मात्रा में दे दें तो सारा बैक्टीरिया मर जाएगा, जल संक्रमण रहित हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर का यही उपयोग है, कपड़ा साफ करने में, कीटाणुनाशक के रूप में, और जल को संक्रमण रहित बनाने में। आगे समझ में। तीसरा लवन हम लोग पढ़ लेते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तीसरा क्वेश्चन हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। हम लोग देखते हैं कि किसी व्यक्ति का हाथ पैर अगर टूट जाता है, हड्डी टूट जाता है, तो डॉक्टर साहब क्या करते हैं, टूटे फूटे हड्डी का प्लास्टर कर देते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस रियल में एक पाउडर होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस एक पाउडर होता है। और अगर किसी व्यक्ति का माना कि मेरा हाथ टूट गया तो हम डॉक्टर साहब के पास जाएंगे, डॉक्टर साहब क्या करेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस का पाउडर लेंगे और उस पाउडर में हल्का गर्म पानी देंगे और पानी दे करके उसको घोल लेंगे, तो गाढ़ा गाढ़ा टाइप का घोल बन जाएगा।
और जहाँ मेरा हाथ टूट गया है तो पहले हड्डी को ठीक से बैठा देंगे, एडजस्ट कर देंगे। वहाँ रुई लपेट दिया जाता है, उसके ऊपर पट्टी लपेटा जाता है और पट्टी के ऊपर ही गीले प्लास्टर ऑफ पेरिस का लेप लगाया जाता है। गीला प्लास्टर ऑफ पेरिस का लेप लगाया जाएगा पट्टी पर, पट्टी को लपेटते जाएंगे और उसके ऊपर गीला प्लास्टर ऑफ पेरिस का लेप लगाते जाएंगे तो वो पट्टी भींगते जाएगा और धीरे धीरे वो गीला प्लास्टर ऑफ पेरिस जब सूखता है तो पूरा हार्ड हो जाता है, कठोर हो जाता है। ज़रूर देखे होंगे कि किसी व्यक्ति का हाथ पैर अगर बॉडी का कोई पार्ट टूटता है, डॉक्टर साहब प्लास्टर करते हैं तो हमको उजला जो है ना एक प्लास्टर देखने मिलता है। तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस वो पाउडर होता है, वाइट कलर का पाउडर होता है जिसको घोल करके पट्टी में लगा करके प्लास्टर किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को ये सबसे पहले पेरिस में बनाया गया था, इसलिए इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस। टूटे फूटे हड्डी का प्लास्टर करने में यूज होता है, पहली बार पेरिस में बनाया गया था तो इसको नाम दे दिया प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका अनुसूत्र क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का अनुसूत्र हम दो तरह का यूज करते हैं, एक CaSO4 का होल 2 into H2O या दूसरा फॉर्मूला यूज करते हैं CaSO4 into हाफ H2O। ठीक है ना। इसका जो रासायनिक नाम होता है, रासायनिक नाम क्या होगा? ये है कैल्शियम सल्फेट, ये हो गया कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। अगर किसी लवण के साथ जल जुड़ जाता है तो हम उसको बोलते हैं हाइड्रेट। अब जल का कितना अणु जुड़ा है? अगर एक जुड़ेगा बोलेंगे मोनोहाइड्रेट, दो जल जुड़ा है डाइहाइड्रेट, तीन जल जुड़ा है ट्राइहाइड्रेट, चार जल जुड़ेगा टेट्राहाइड्रेट, पेंटाहाइड्रेट, इस तरह से। लेकिन अगर आधा जल जुड़ेगा तब उसको क्या बोलेंगे? हेमीहाइड्रेट। हेमी मतलब होता है आधा, हेमी हाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका सामान्य नाम क्या है? सामान्य नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। बनाने की विधि क्या है? बनाने की विधि, बनाने की विधि प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम कैसे बनाएंगे? कुछ नहीं करना है, सिर्फ जिप्सम लेंगे। जिप्सम एक उजला ठोस चट्टान होता है, पृथ्वी के अंदर से निकलता है जिप्सम। फॉर्मूला है CaSO4 into 2H2O। यह है जिप्सम। जिप्सम एक ठोस चट्टान होता है। जिप्सम को बस लेकर के 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे गर्म कर देंगे। जिप्सम को जैसे ही 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो जिप्सम से कुछ जलवाष्प बन करके निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा और यहाँ एक पाउडर प्राप्त होगा, वो पाउडर कहलाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। फार्मूला हो जाएगा, हम दोनों में से कोई फार्मूला लिख सकते हैं। पहला फार्मूला लिखते हैं CaSO4 का होल 2 into H2O, CaSO4 का होल 2 into H2O प्लस H2O, ये वाष्प बन करके निकला। क्या बोलेंगे? जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। यही प्लास्टर ऑफ पेरिस है। जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है और जलवाष्प यहाँ से मुक्त होगा। इस समीकरण को बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? हम देख रहे हैं कि कैल्शियम सल्फेट यहाँ डबल है तो कैल्शियम सल्फेट का आगे डबल लगाना पड़ेगा। जल यहाँ पर कितना हो गया? 2 हो गया, 2 गुना 2 4 हो गया। यहाँ पर जल 1 है, यहाँ 1 है तो यहाँ पर हम 3 लगा देते हैं। सब कुछ अब बराबर हो गया है, मतलब सभी तत्वों का परमाणु बराबर हो चुका है। जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। यही होगा इसका बनाने का विधि। आगे बढ़े। जिप्सम का क्या उपयोग है? जिप्सम का उपयोग, पहला पॉइंट हो जाएगा टूटे हुए हड्डियों का प्लास्टर करने में, टूटे हुए हड्डियों का प्लास्टर करने में, ठीक है ना, टूटे हुए हड्डी का प्लास्टर करने में। दूसरा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का मूर्ति बनाया जाता है। मूर्ति जैसे मिट्टी का मूर्ति बनता है, सीमेंट का मूर्ति बनता है, उसी तरह से
प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी मूर्ति बनता है। मूर्ति बनाने में, मूर्तियाँ बनाने में। तीसरा, मूर्ति का सांचा भी होता है। कुछ कुछ मूर्ति का जो फेस वगैरह सब बनाया जाता है ना, उसका सांचा होता है, सांचा। और सांचा में जैसे कुछ भी डाल दिया, जैसे कि कोई गीली मिट्टी डाल दिया गया, तो सांचा का जो रूप है, अब सांचा का जो रूप है वो है किसी मूर्ति का, ठीक है ना, किसी दुर्गा माँ के फेस का है, तो उस तरह का ढांचा बन जाएगा, उस तरह का फेस बन जाएगा। तो मूर्ति का सांचा बनाने में, मूर्ति का सांचा बनाने में, ठीक है, यही सब उपयोग है टूटे हुए हड्डी को प्लास्टर करने में, मूर्ति बनाने में, मूर्ति का सांचा बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का यही यूज होता है। अब एक क्वेश्चन बनता है कि क्या होता है जब प्लास्टर ऑफ पेरिस की अभिक्रिया जल के साथ कराई जाती है। क्या होता है जब प्लास्टर ऑफ पेरिस की अभिक्रिया जल के साथ कराई जाती है? तो जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस की अभिक्रिया जल के साथ कराएंगे तो क्या होगा? जैसे भी हम लोग यहाँ देखें, जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर गर्म किए तो यह टूट करके बना लिया प्लास्टर ऑफ पेरिस और जल बनाया। अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के ऊपर जल डाल देंगे तो ये दोनों अभिक्रिया करके जिप्सम बना लेगा। ये अभिक्रिया दोनों दिशाओं में होती है, ठीक है ना। जब हम जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर गर्म करते हैं तो बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, और जब प्लास्टर ऑफ पेरिस के ऊपर जल डाल देंगे तो वो हो जाता है कठोर जिप्सम बन जाएगा। जैसे बोले ना कि डॉक्टर साहब कैसे करते हैं टूटे फूटे हड्डी का प्लास्टर ऑफ पेरिस का पाउडर होता है, उसको पानी में गाढ़ा घोल बना लिया जाता है, और वो जो पट्टी होता है ना, रुई पट्टी, उसके ऊपर उसका गीला लेप लगाया जाता है। जब गीला लेप लगा दिया जाता है तो धीरे धीरे वो जम जाएगा, जम करके हार्ड हो जाता है, और हार्ड हो गया तो वह जिप्सम बन गया। वह हार्ड हो गया तो क्या बन गया? जिप्सम बन गया, ठीक है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस तब तक ही है जब तक वो पाउडर के रूप में है, और जब पानी दे देंगे तो धीरे धीरे वो जम जाएगा तो वो कठोर जिप्सम बना लेगा। दोनों दिशा में अभिक्रिया होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि जब प्लास्टर ऑफ पेरिस की अभिक्रिया जल के साथ कराई जाती है, लिखते हैं फॉर्मूला CaSO4 का होल 2 इंटू H2O, ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसकी अभिक्रिया जल के साथ करा दी जाती है H2O, तो अभिक्रिया के बाद बन जाएगा कठोर जिप्सम। अब जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 इंटू 2H2O, ये क्या बन गया? ये बन गया जिप्सम। इसको बैलेंस करना पड़ेगा तो बैलेंस कर देते हैं। कैल्शियम सल्फेट डबल है, यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ जल हो गया 4, यहाँ पर लगा देंगे 3, ये हो गया बराबर। प्लास्टर ऑफ पेरिस की अभिक्रिया जल के साथ कराने पर कठोर जिप्सम का निर्माण होता है। इसीलिए कहा जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को खुले वायुमंडल में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को खुले, जैसे माना कि हमारे पास एक डब्बा है जिसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का पाउडर है, ढक्कन खुला छोड़ देंगे तो धीरे धीरे हवा का नमी आ जाएगा वहाँ, और जैसे जैसे हवा का नमी आएगा तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो पाउडर होता है वो हवा के नमी यानी H2O के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करेगा, और वो कन्वर्ट हो जाता है कठोर जिप्सम में, और डब्बा में ही प्लास्टर ऑफ पेरिस जम जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को सुरक्षित रखने के लिए उसे आर्द्र रोधी बर्तन में रखना चाहिए। आर्द्रता रोधी, जहाँ नमी नहीं पहुँच सके, पूरा पैक होना चाहिए, पूरा बर्तन एकदम पैक होना चाहिए, वहाँ पर नमी पहुँचना नहीं चाहिए। तो आर्द्र रोधी बर्तन में प्लास्टर ऑफ पेरिस को सुरक्षित रखा जाता है। क्या ये प्लास्टर ऑफ पेरिस समझ में आ गया? 3 लवण कंप्लीट, साधारण नमक, ब्लीचिंग पाउडर और प्लास्टर ऑफ पेरिस। बाकी जो 3 लवण है वो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। मन लगा के पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।